हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट सारथी। माई सेल्फ मनीष सालवी एंड एज आई डिस्कस विद यू इन लास्ट वीडियो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अपकमिंग डेज में कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के वेरियस चैप्टर्स जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर सीरीज को देखकर आप आने वाले समय में अपने मॉड्यूल्स लाइक अपनी एग्जाम्स रिलेटेड टू इक्विटी डेरिवेटिव क्लियर कर पाएँ। साथ ही इसके साथ मैं रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल, इक्विटी डेरिवेटिव मॉड्यूल्स के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के 10A 10B एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस को भी लेकर आने वाला हूँ। सो दिस वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में, वो कौन से मिनिमम बेंचमार्क नॉलेज है जो कि एनआईएसएम एंड सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, एज वेल एज आप इन वीडियोस को देखकर वो सारी एग्जाम्स भी क्लियर कर पाएंगे जो कि रिक्वायर्ड है फॉर यू फॉर योर मिनिमम जॉब क्राइटेरियाज। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर द इक्विटी डेरिवेटिव, जिसमें कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे कि आपको ध्यान रखना है, पढ़ना रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स की। सो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना रहेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में, और हो सकता है पढ़ना भी ना रहे अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरी तरह से देख ले तो। सो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते क्या है बेस फॉर द डेरिवेटिव, कैसे बने हैं डेरिवेटिव्स, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करें। डेरिवेटिव्स किस तरह से आए, किस तरह से इसका हिस्ट्री है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, दैट्स व्हाट द पार्ट ऑफ डिस्कशन। इंडियन मार्केट्स में डेरिवेटिव का कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से जो डेरिवेटिव मार्केट्स में प्ले करते हैं, वही टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डेरिवेटिव मार्केट्स के आने की वजह से मार्केट को हेल्प कर रहे हैं, वही वो कौन से रिस्क इन्वॉल्व है बेसिकली से काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क एंड द ऑपरेशनल एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क इन्वॉल्व होती है, वो सारी रिस्क पे हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव जस्ट लाइक अ बटर ऑफ अ मिल्क, कि मिल्क जो है, मिल्क के आने पर ही बटर बन सकता है। सो बेसिकली डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव आर दी अंडरलाइंग असेट्स के बेसिस पे बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडरलाइंग असेट्स मतलब क्या? आपको किसी से गोल्ड खरीदना है तो आप स्पॉट में आज के आज खरीद सकते हैं, और अगर आज नहीं खरीदना चाहते हैं और फ्यूचर्स में मतलब आने वाले समय में खरीदना चाहते हैं तो आने वाले समय में खरीदने के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दो लोगों के बीच में, वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टी के बीच में होता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग सम असेट, सम कमोडिटीज और सम सॉफ्ट कमोडिटीज, एनर्जी एंड स्टॉक, शेयर्स, डेरिवेटिव इंडेक्स, ये सारी चीजें बाइंग सेलिंग के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बेसिकली डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव है किसी अंडरलाइन पे बेस्ड या उससे डिराइव हुआ वाला असेट, मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। जस्ट लाइक मिल्क के आने पर ही बटर बन सकता है, वैसे ही डेरिवेटिव तभी बन पाएगा जब वहां पर कोई असेट हो। से सिल्वर पे आपको फ्यूचर्स बनाना है तो सिल्वर हो, एल्यूमिनियम पे फ्यूचर्स आना तो एल्यूमिनियम होना जरूरी, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, उसी तरह क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस आदि एनर्जी। सॉफ्ट कमोडिटी में बात की तो व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पर्ल्स एंड दी फाइनेंशियल असेट लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पॉट में अवेलेबल है, तो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं से डिराइव हो सकता है इनका डेरिवेटिव। अगर स्पॉट में ये अवेलेबल नहीं है या कोई एसेट अवेलेबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव डिराइव नहीं हो सकता। अभी हम बात करते हैं डेरिवेटिव आया कैसे। वैसे डेरिवेटिव तो 2000 का जो हिस्ट्री है वो 12th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ वो हुआ ट्यूलिप मैनिया से। What is tulip mania? ट्यूलिप मैनिया, ट्यूलिप इज अ काइंड ऑफ फ्लावर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो फ्लावर है इस पर लग गया था एक समय एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो इसका ओरिजिनल कलर है फ्लावर का वो चेंज हो गया, एंड जो रेयर क्वालिटी मतलब जो मेन क्वालिटी है ट्यूलिप फ्लावर की वो रेयर हो गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 16th सेंचुरी। यहाँ पे 1634 में रॉयल फैमिली यूज टू कीप ट्यूलिप्स एज अ स्टेटस को, एंड दैट टाइम लोग ट्यूलिप को ट्रांजैक्शंस का मोड मानते थे। मतलब लोग ट्रांजैक्शंस के लिए से आपको वेजिटेबल खरीदना है तो आपको ट्यूलिप खरीदना होगा। सो सिमिलर वे यहाँ पर ट्यूलिप वॉज द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, बट जो कि यहाँ पे डिमांड वही था और उसका सप्लाई कम हो गया बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। सो तो उसका प्राइस जो है ट्यूलिप का बढ़ता चला गया, एंड ट्यूलिप के प्राइस के बढ़ने के साथ साथ उसमें स्पेकुलेशन एक्टिविटीज भी बढ़ना स्टार्ट हो गई, एंड स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के साथ साथ ट्यूलिप की जो प्राइसिंग है मतलब उसमें स्पेकुलेशन होना स्टार्ट हुआ, साथ ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनना स्टार्ट हुए, क्योंकि ट्यूलिप फ्लावर अवेलेबल नहीं है लेकिन ट्यूलिप फ्लावर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट लोग एंटर करने लग गए कि हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक क्वालिटी पर, स्पेसिफिक डेट पर और स्पेसिफिक प्राइस पर आपसे हम कोई पर्टिकुलर ट्यूलिप की वैल्यू या ट्यूलिप फ्लावर खरीदेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगे लोग, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्यूलिप का प्राइसेस बढ़ते चले गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो एट द एंड ट्यूलिप की प्राइसेस क्रैश होने लगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्यूलिप मैनिया, एंड दिस इज द फर्स्ट प्लेस और द फर्स्ट टाइम व्हेन द
tulip which derive the concept of derivative from the tulip flower. वहीं सिमिलरली दोजिमा स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द जापान, जहाँ पे राइस का ट्रेडिंग होता है, वहाँ से फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब एक राइस का बैग कितने का आएगा, कितने में खरीदा जाएगा इन फ्यूचर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ वो दोजिमा स्टॉक एक्सचेंज से हुआ, जो कि राइस ट्रेडिंग का था। सिमिलरली और अगर हम आगे चल बढ़े हिस्ट्री में, तो ट्यूलिप फ्लावर के बाद 1848 में यहाँ पर वेरियस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कमोडिटीज स्टार्ट हुए बाय शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड देन वहीं पर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है 1865 में एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, विच इज ऑल टुडे नॉन एज फ्यूचर्स। वहीं शिकागो 1972 में मकराल एक्सचेंज इंट्रोड्यूस द करेंसी फ्यूचर्स। 1973 में यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, एंड इन कनासा सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड हैज लॉन्च द फर्स्ट इंडेक्स स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स। सो दिस वे ये इवोल्यूशन चलता रहा, एंड टुडे वी हैव a various type of derivative contracts available in the market, say future, options, swap and forward. And 1983 में Chicago Mercantile Exchange brings up the S&P 500 का एक futures. So this way future contracts evolve हुए, but उसके बाद अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में कैसे आया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन मार्केट में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया वो आया 1998 में डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन के बेसिस पे। अब ये क्या थी डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी? ये एक कमेटी जो कि 24 मेंबर्स की कमेटी, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एलसी गुप्ता, रिकमेंडेड बाय सेबी, एक स्टार्टअप की गई कि इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट्स को लेकर आया जाए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर। उसके लिए डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी जो कि 1996 में गठित की गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया मार्च 17, 1998, जिसमें कि उन्होंने रिकमेंड किया कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको सिक्योरिटी में डाल दिया जाए। मतलब दे हैव इंट्रोड्यूस के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनना चाहिए, क्या क्राइटेरियाज है, किस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ये सारे गाइडलाइंस डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी ने दिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर जे.आर. वर्मा कमेटी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, मतलब रिस्क जो डेरिवेटिव मार्केट में रहेगा उसको मैनेज करने के तरीके जो है जे.आर. वर्मा कमेटी ने दिए, जो कि अक्टूबर 1998 में दिए। एंड दिस वे आफ्टर दिस टू कमिटीज रिकमेंडेशन 1919 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 सेक्शन 2H में डेरिवेटिव्स को लेकर आ गया। मतलब ये सेक्शन क्या है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 सेक्शन 2H बताता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज कहलाएगा। सिक्योरिटीज वही इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो। सो दिस वे आफ्टर दिस टू कमिटीज, डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी एंड जे.आर. वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेकर आया गया, एंड दिस वे वी हैव द न्यू सिक्योरिटीज अवेलेबल इन द फाइनेंशियल मार्केट। एंड 2000 में गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड 3 डेकेड्स का जो उनका पहले उन्होंने फॉरवर्ड मार्केट्स को रोकने का या जो रूल बना रखा था उसे चेंज कर दिया गया। एंड दिस वे वी गॉट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स इन स्टॉक ऑप्शंस। तो इंडेक्स फ्यूचर्स आया यहाँ पर जून 2000 में, स्टॉक ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शंस आया जून 2001 में, और स्टॉक ऑप्शंस आया जुलाई 2001 में, स्टॉक फ्यूचर्स आए नवंबर 2001 में। दिस वे इंडियन मार्केट्स में डेरिवेटिव मार्केट्स का इवोल्यूशन हुआ, एंड सिंस देन वी आर बीइंग अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। सो अब ये डेरिवेटिव मार्केट्स किस तरह से मार्केट को या ग्रोथ को ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता है वेरियस मार्केट्स का, मतलब एक असेट अगर फ्यूचर्स में अवेलेबल है और वही असेट दूसरे मार्केट में फ्यूचर में अवेलेबल है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में कोरिलेशन और इंटीग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं फ्लक्चुएशन थोड़ा सा बढ़ जाता है असेट में, मतलब स्पेकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा तो फ्लक्चुएशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड दिस वे टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन बेटर हुआ है, एंड दिस रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, मतलब अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आने के बाद जो है ट्रांजेक्शन की कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिला है, एंड इनहांस द मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वो मार्केट में अपनी रिस्क को मैनेज कर सके। बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हैं। किस तरह है ये आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट यू कैन से कि आपके पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो उसमें आप 100 करोड़ के पोर्टफोलियो को बेच नहीं सकते, तो उस केस में आप निफ्टी फ्यूचर्स को सेल कर दो बाय डिफाइनिंग दी हेज रेशियो के कितना निफ्टी फ्यूचर सेल करना है। तो अगर आप इसको सेल कर देते तो आपके जो डाउनसाइड रिस्क है वो लॉक हो जाती है। सो दिस वे दीज आर द रिस्क इंस्ट्रूमेंट जो कि सोफिस्टिकेटेड वे में रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। सो दिस वे इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स में हमें फ्यूचर एंड फॉरवर्ड एंड स्वैप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आए। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ दीज डेरिवेटिव्स। अब टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में ये होते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप। इसमें बेसिकली हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे पूरा फोकस है इस पूरी यूनिट्स का और से पूरे मॉड्यूल का। वहीं फॉरवर्ड और स्वैप पे उतना फोकस नहीं है। स्वैप बेसिकली एक्सचेंज ऑफ टू ट्रांजैक्शन होता है, वहीं फॉरवर्ड क्या होता है, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। से एक पर्टिकुलर पर्सन है ए और दूसरे पर्सन है बी, दे वांट टू हैव वन ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में वो 100 टन व्हीट का ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। इन्हें बाय करना है
और इन्हें सेल करना है। तो दिस वे ए हैज़ एंटर्ड कि मैं एक 100 टन गेहूं आपसे खरीदूंगा आफ्टर 1 मंथ, और प्राइस जो होगा वो प्री डिफाइंड होगा। दिस वे इन्होंने बोला कि हम आपसे खरीदेंगे, ओके हम आपको सप्लाई कर देंगे, बट इन फ्यूचर में भी पॉसिबल इन दोनों में से कोई एक डिफॉल्ट कर जाए। तो डिफॉल्ट करने के केस में किसी एक को नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान को रोकने के लिए यहाँ पर हम एक थर्ड पार्टी को स्टैब्लिश करते हैं जो कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन डिफाइन करती है, दोनों पार्टी से मार्जिन कलेक्ट करती है, एंड देन इस कॉन्ट्रैक्ट को काउंटर पार्टी रिस्क को खत्म कर देती है कि अगर मान लो एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी को उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीडिएटर है वो काउंटर पार्टी की तरह काम करता है। सो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एज अ काउंटर पार्टी काम करता है दोनों पार्टीज के लिए, कि कोई एक पार्टी डिफॉल्ट करता है तो दूसरी पार्टी को वो अपना जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा हो जाएगा। सो दिस वे ये जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जिसमें कि एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, केवल दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं जब एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें कि एक्सचेंज इन्वॉल्व हो एज अ थर्ड पार्टी, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अभी हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन इज जस्ट अगेन वन मोर वेरिएंट ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे फ्यूचर्स में दोनों पार्टी को ऑब्लिगेशंस है कि ए को यहाँ पर बाय करना है और बी को यहाँ पर सेल करना है, ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन सेट बाय स्टॉक एक्सचेंज। वहीं ऑप्शंस में जो है हम ऑप्शंस को यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ राइट। अब से आपको मार्केट व्यू लग रहा है बाय, तो आप क्या करोगे, आप या तो फ्यूचर बाय कर सकते हो डेरिवेटिव में, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, या पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, या फ्यूचर आपको मार्केट अगर आपको सेल लग रहा है तो फ्यूचर को सेल कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो और पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। तो ये आपका व्यू आप यूज कर सकते हो। बट कैसे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों पार्टीज को ऑब्लिगेशन देता है, लेकिन जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑप्शन बायर को राइट देता है और ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशन देता है। मतलब अगर मैं मार्केट मुझे बाय लग रहा है और मैं कॉल ऑप्शन को बाय करता हूं, तो मैं एक स्पेसिफिक प्राइस पर, जिसे कि स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है, उस प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी जिसे कि लॉट बोला जाता है, स्पेसिफिक लॉट और स्पेसिफिक डेट पर बाय करने का राइट खरीद रहा हूं कि मैं खरीदूंगा। अगर मार्केट नहीं आता है उस स्ट्राइक प्राइस पे तो मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। सो दिस वे ऑप्शन अगेन अ वेरिएंट ऑफ फ्यूचर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट प्रोवाइड्स अ राइट टू द बायर ऑफ द ऑप्शन। वहीं सिमिलरली अगर अपोजिट देखें, किसी को सेल लग रहा है तो वो पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। सो दिस वे ऑप्शंस आर द डेरिवेटिव्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स है बिटवीन टू पार्टीज के, एक पार्टी एक दूसरी पार्टी से किसी इंस्ट्रूमेंट को एक स्पेसिफिक डेट पर खरीदने का राइट खरीदती है, और जो पार्टी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के में सेल कर रही है ऑप्शंस को, उसको ऑब्लिगेशन होता है कि उसे सप्लाई करे जो भी इंस्ट्रूमेंट और द मनी इन्वॉल्व है। Then the swap is just a transactions of the various, exchange of the transactions, कि आप दो लोगों के बीच में एक्सचेंज है कि किसी एक व्यक्ति को इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शंस के पेमेंट करना है और किसी को डॉलर्स में पेमेंट करना है। तो एक व्यक्ति रुपीस इंडिया में है जिसे कि डॉलर का पेमेंट करना है, और एक व्यक्ति जो कि यूनाइटेड स्टेट में जिसे रुपी का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर दे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कि वो एक दूसरे के पेमेंट्स या एक्सचेंज कर दे। सो दिस वे ऑफ स्वैप इज देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में। वन इज दी hedgers, speculators and the arbitrators। hedgers कौन है? hedgers वो लोग जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है मार्केट में, और मार्केट में हो सकता है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट अगर नीचे जाता है तो उन्हें नुकसान हो सकता है, बट इस नुकसान को वो रिड्यूस करना चाहते हैं या जो उनका जो प्रॉफिट्स है उसे लॉक करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? से एक व्यक्ति और से फंड मैनेजर जिसके पास 100 CR का एक पोर्टफोलियो है। ऑन निफ्टी एट द टाइम इट्स ट्रेडिंग एट 18,800। नाउ यहां से निफ्टी का व्यू है नेगेटिव। नाउ नेगेटिव व्यू आने पर इसको 100 CR के पोर्टफोलियो का वैल्यू गिर सकता है, से निफ्टी 17,000 आ जाता है। अब 17,000 पर इस 100 CR का वैल्यू गिरता चले जाएगा, तो फंड मैनेजर के फंड को बेच दे, ही कांट सेल इट। सो दिस वे वो क्या करेंगे, यहां से इस फंड के हिसाब से कितनी निफ्टी उन्हें बेचना चाहिए कि वो परफेक्ट हैज हो जाए। मतलब वो करेंगे एक हेज रेशियो से निकालेंगे कि कितने लॉट्स उन्हें फ्यूचर्स में बेचना चाहिए ताकि इनका पोर्टफोलियो हेज हो जाए। हेज मतलब कि अब मार्केट नीचे जाएगा तो इसमें लॉस होगा, लेकिन उसके साथ साथ निफ्टी फ्यूचर्स में भी उन्हें प्रॉफिट होने लगेगा। सो दिस वे उनका जो प्राइस है ये 100 CR का वो लॉक हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजर्स। हेजर्स क्या कर रहा है, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कंट्रोल और उसकी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उसके अगेंस्ट में सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी और सिमिलर एसेट में या उसके इक्विवेलेंट एसेट में सेल कर देता है ताकि उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज द स्पेकुलेटर, जो कि ट्रेडर्स है। बेसिकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो स्पेकुलेशंस के लिए तो नहीं बने, वो हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बने थे, बट नाउ पीपल आर यूजिंग इट एज ए स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग। अगर मुझे लगता है मार्केट का व्यू बाय है तो मैं फ्यूचर को बाय करता हूँ, कॉल ऑप्शंस को बाय करता हूँ और पुट ऑप्शन को सेल करता हूँ। वहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट का व्यू सेल है तो मैं फ्यूचर को सेल करूँगा
कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा और पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मार्केट में आने वाले मोमेंटम का फायदा उठाना चाहता हूं। मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है, जस्ट लाइक अ हेजर, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। मैं नेकेड फ्यूचर को बाय सेल करके उसमें आने वाले मोमेंटम का फायदा उठाना अगर चाहता हूं विद द रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, तो ये मैं कहलाता हूं स्पेकुलेटर, नाउ आर्बिट्रेजर्स। अब इन दोनों से थोड़ा सा विपरीत आर्बिट्रेजर का काम होता है दो मार्केट से एनएससी और बीएससी के बीच में आने वाले प्राइस डिफरेंस का इस्तेमाल करना मार्केट में और उनके बीच के डिफरेंस को कैप्चर कर जाना। ले से सपोज एनटीपीसी का प्राइस एनएससी में 100 रुपीज चल रहा है एंड बीएससी में वही प्राइस 100 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 20 पैसे का डिफरेंस। इस 20 पैसे के लिए आर्बिट्रेजर क्या करेंगे, वो 100 की प्राइस में एनएससी में बाय करेंगे, एट द सेम टाइम वो बीएससी में सेल कर देंगे। सो टेकिंग टू पोजीशन एट द सेम टाइम and one is buy and another one is sell to get the difference between the prices is called as arbitrage। and ये जो arbitraging opportunities आज की तारीख में उतना नहीं अवेलेबल है, क्योंकि एल्गोरिदम्स इतनी लगी है कि जहां भी वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी देखती है वो तुरंत सौदा डालकर उस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देती है। तो दीज आर दी आर्बिट्रेजर्स। अब हम आगे बढ़ें कि डेरिवेटिव्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वो है एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है एंड दूसरा है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो कि मैंने बताया आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स मे बी पॉसिबल। दिस वी कैन से कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप आर दी ओवर द काउंटर एक्सचेंज। अब उतना डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी की बात करें तो अभी आपको समझना होगा कि दो टाइप के डेरिवेटिव्स है। एक तो है एक्सचेंज ट्रेडेड जिसमें कि थर्ड पार्टी और द एक्सचेंज एज अ काउंटर पार्टी इन्वॉल्व है, बट दी ओवर द काउंटर एक्सचेंज में हो सकता हो एक्सचेंज काउंटर पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब केवल दो पार्टी के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। सो दिस वे यू कैन हैव दीज टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी कैन से कि ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सचेंज के होने और ना होने पे डिपेंड करता है। अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस और द यूज ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली तीन बेसिक यूज है। सबसे पहला है प्राइस इंप्रूवमेंट और डिस्कवरी ऑफ द प्राइस। दूसरा सबसे बड़ा यूज है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रिस्क। तीसरा सबसे बड़ा इसका स्पेसिफिकेशन है वो है स्पेकुलेटिव ट्रेड्स। नाउ व्हाट इज इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइस से अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है दो पार्टी के बीच में से मतलब दो पार्टीज आपको किसी आपकी फसल और से आपका जो प्रोडक्ट है उसे बेचना है मार्केट में। किसी के पास गेहूं का फसल है उसको बेचना चाहता है बट उसे पता नहीं है कि क्या भाव चल रहा है, तो वो किसी एक पर्सन से कॉन्टैक्ट करता है तो वो प्राइस मैकेनिज्म में वो डिफाइन नहीं हो पाएगा स्पेसिफिक प्राइस और एक्यूरेट प्राइस। बट दिस वे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के आने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग जैसे सी एंड डी ऑलरेडी एंटरिंग इनटू दी कॉन्ट्रैक्ट्स की वीट की बाइंग सेलिंग में, तो वो वीट की बाइंग सेलिंग से वीट का प्राइस डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी सेम प्राइस पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम इस प्राइस पे हम ट्रेड करेंगे। नाउ दिस वे कि एक कमोडिटीज और एसेट क्लास की प्राइसिंग को डिफाइन करने में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हेल्प कर रहा है। सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प इन इंप्रूविंग द प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूएशंस एंड द एक्सपेक्टेशंस। वहीं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प टू ट्रांसफर द रिस्क। से एक मैंने जैसे कि आपको फंड मैनेजर का एग्जांपल दिया था कि आपको 100 करोड़ का फंड है उसे आप बेच नहीं सकते, तो उसका फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर्स आप सेल कर दो, तो आपका जो 100 करोड़ का जो फंड है उस पे जो रिस्क था आपने किसको ट्रांसफर कर दिया, जिसने निफ्टी फ्यूचर्स को खरीदा है। तो दिस वे यू कैन ट्रांसफर योर रिस्क टू द अदर पर्सन एंड हियर दिस इज द बेसिक फंक्शन और दिस इज द बेसिक यूज ऑफ दिस डेरिवेटिव मार्केट। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव ट्रेड्स। हालांकि पहले भी हुआ करते थे आज भी हो रहे हैं, मतलब पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हुआ करते थे जो कि आज फ्यूचर्स में हो रहे हैं। सो जो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैं, वो फॉरवर्ड से हटकर और से अनऑर्गेनाइज मार्केट से हटकर एक ऑर्गेनाइज मार्केट में आ चुकी है। सो दिस वे डेरिवेटिव मार्केट्स हेल्प इन दीज 3 पॉइंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज रिस्क कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क, प्राइस एंड मूवमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। सो ये रिस्क सारी इन्वॉल्व है जो मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट्स में इन्वॉल्व रहेगी और इन रिस्क को हटाया नहीं जा सकता। काउंटर पार्टी रिस्क को फॉरवर्ड मार्केट में हो सकता है लेकिन फ्यूचर मार्केट्स में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, बिकॉज फ्यूचर मार्केट में जैसा मैंने बोला कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सचेंज के जरिए दो पार्टी के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट से एनएससी। सो दिस इज व्हाट एक्सचेंज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो काउंटर पार्टी रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो जो कि बना रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। प्राइसिंग रिस्क सभी दूर बना रहेगा मार्केट, मतलब मार्केट का ऊपर या नीचे जाने की वजह से जो रिस्क इन्वॉल्व है जैसे कि मार्केट रिस्क भी बोला जाता है वो इन्वॉल्व रहता है। लिक्विडिटी रिस्क जो कि फॉरवर्ड मार्केट में थोड़ा कम ज्यादा होता है रिस्क, वही फ्यूचर मार्केट में लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा कम होता है।
लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क मतलब से भी कुछ नया रेगुलेशंस लेकर आ जाए, कुछ मॉडिफिकेशन इन द रूल्स, और डॉक्टर एल.सी. गुप्ता कमेटी के कुछ रूल्स मॉडिफिकेशन आता है, दैट इज गोइंग टू बी अ लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। वहीं ऑपरेशनल रिस्क जो कि हमेशा बना रहता है, फ्रॉड हो सकता है, इनएडुकेट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर इम्प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स के आपने बाय किया या सेल हो गया, एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें रहेगी इस पर्टिकुलर मार्केट में। सो दिस वे सेबी जो है ट्रेडिंग मेंबर्स को ऑब्लिगेशन देती है कि वो मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट सबमिट करे या किसी भी न्यू ट्रेडर को बताए कि इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, जो कि हर ट्रेडिंग मेंबर को देना होता है उसके वी कैन से कि उसके जो ट्रेडर्स और उसके जो क्लाइंट्स हैं उन्हें। सो दिस इज द डेरिवेटिव मार्केट एंड द डेरिवेटिव मार्केट के बेसिक्स। इसी तरह के सारी यूनिट्स पर मैं डिस्कस करता रहूँगा, जो कि आपको हेल्प करेगा फाइनली इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को क्लियर करने में, एज वेल एज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करने में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एज वेल एज इस वीडियोस को शेयर करते रहें, सो दैट एज मेनी एज पीपल कैन गेट दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शंस। सो दिस यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव हिस्ट्री, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स कैसे आया, market participants of the derivative market, types of derivative market, significance of derivative markets, and the various risk involved. So this way we completed this particular chapter 1 of equity derivative series 8. So friends, please keep on watching these videos and please like the video if you understand कि आपको help कर रहा है market इस तरह के videos. So please subscribe and share with your friends. Thank you very much.